ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त से दिसंबर 2025 यानी कि साल के जो आखिरी 5 महीने हैं, इसमें बनने वाले 14 विशेष योगों के बारे में। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं, त्रिमासिक आते हैं। सबकी अलग अलग विशेषता होती है। जहाँ मासिक राशिफल में कुछ एरियाज पे मैं मंथली हिसाब से एक विश्लेषण करता हूँ। त्रिमासिक राशिफल में 3 महीनों के जो गोचर होते हैं उन पर आधारित वो एक वीडियो होता है, और साप्ताहिक में तो मैं चंद्रमा के गोचर पर वीडियो बनाता हूँ। पर ये जो 5 महीने का वीडियो है, इसमें हम कुछ विशेष चुनिंदा 14 योगों की बात करेंगे। इसमें सारे ग्रहों की बात नहीं करेंगे, गोचर हर ग्रह के गोचर की चर्चा नहीं करेंगे। कुछ ऐसे विशेष योग जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। मैंने कुछ 14 योग अंकित करे हैं जिनका अगस्त से लेकर दिसंबर तक बहुत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, और इन्हीं की विवेचना मैं कर्क के लिए इस वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत कुछ होगा, कुछ ग्रहण दोष होंगे, ग्रहण होंगे, ग्रहों की युतियाँ होंगी, समसप्तक योग बनेंगे, काफ़ी कुछ हो रहा है। और ज्योतिष के माध्यम से पहले ही थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए कि जो 5 महीने का 14 योगों का राशिफल है, यह आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, रिलेट करता है, ज़्यादा वहाँ से देखें। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चलते हैं पहले विशेष योग की तरफ, जो कि है 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025 में बनने वाले केतु सूर्य के युति के बारे में, यानी कि सूर्य ग्रहण दोष। सूर्य 17 अगस्त को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। एक होता है सूर्य चंद्रमा का ग्रहण दोष, एक होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। वो खगोलीय घटना है, ये ज्योतिषीय योग हैं जो मैं हर बार बताता हूँ। जैसे महीने में 2 बार चंद्रमा पर ग्रहण दोष लगता है। 2.5 दिन के लिए हर महीने में चंद्रमा राहु के साथ होते हैं, 2.5 दिन के लिए केतु के साथ होते हैं। वैसे ही सूर्य पर साल में 2 बार के लिए लगता है, लेकिन एक महीने के लिए। 1 महीने के लिए वो राहु के साथ होते हैं, 1 महीने के लिए केतु के साथ होते हैं। दूसरे घर में सूर्य ग्रहण का दोष लगना ये मिश्रित प्रभाव देने वाला है। अच्छी चीज़ों की चर्चा पहले करते हैं। सूर्य दूसरे घर में आ गए और केतु के साथ बैठ गए, पहले अच्छी चीज़ों की चर्चा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा था कार्यक्षेत्र में, लेट्स से कि आप बार बार बोल रहे थे कि भाई मेरा पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो, तो यहाँ पे बहुत उम्मीद है कि कार्यक्षेत्र में आपका पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर अष्टम भाव पर प्रभाव डालेंगे। और केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य सरकार है, सरकारी कार्य है। अगर कोई आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य, स्पेशली सरकारी कार्य अटक रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। धन स्थान में सूर्य केतु की युति, अगर किसी ने पैसा लिया हुआ था, कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आने की भी उम्मीद जागृत हो जाती है। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है और यहाँ पर ग्रहण दोष लग गया, और ग्रहण दोष बदलाव लाता है, तो अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, बहुत अच्छा योग है। लेकिन ये बहुत सूटेबल जॉब चेंज करने वालों के लिए नहीं होगा। ये उनके लिए बहुत अच्छा योग होगा जिनको बस एनी हाउ जॉब चेंज करनी थी, कि भाई करंट कंपनी में हालात बुरे हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स है, ग्रोथ नहीं दिख रही, तो आप बस एक डेस्परेट चेंज चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई बहुत सडन ग्रोथ वाली जॉब चेंज हो जाएगी, पर अगर आप डेस्परेट थे कि भाई जॉब चेंज हो ही जाए, मुझे बस जॉब चेंज करनी है, उसके लिए ये योग बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे घर में ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, कुटुंब भाव, घर में लड़ाई झगड़े, घर में कलह कलेश, घर में बीमारियां, ये सब हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें, स्पेशली रिस्की इन्वेस्टमेंट से। और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, करियर से संबंध, और सूर्य क्या है, कारक हैं बॉसेस के। नवम में ऑलरेडी वक्री शनि चल रहे हैं, तो यहाँ पे बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें।
बॉसेस से काफ़ी मनमुटाव आपके हो सकते हैं। दूसरे घर में सूर्य ग्रहण दोष ये राजदंड का अधिकारी बनाता है, तो सरकार से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ग्रहण दोष से क्या होगा, वाणी में निंदात्मक स्वभाव भी आएगा, क्रूरात्मक स्वभाव भी आएगा और अनक्लैरिटी भी आएगी, और उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं वहाँ थोड़े बुरे प्रभाव भी हैं। सप्तम से अष्टम में ग्रहण दोष ये पति पत्नी के बीच में अचानक से संबंध भी खराब करता है। सडनली कोई छोटी सी बात होगी पर बड़ा उसका आकार हो जाएगा, और ये आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर भी अचानक से बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो जो सूर्य ग्रहण दोष है थोड़ा मिश्रित है, सेहत के हिसाब से इसका प्रभाव हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और आंखों के लिए और थोड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए बुरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो कि है लक्ष्मी नारायण योग। वो कब बनेगा? 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, जब शुक्र का गोचर हो जाएगा आपके लग्न भाव में। बुध उसके बाद आगे निकल जाएंगे, पर 9 दिन के लिए तो कम से कम ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और अच्छा योग होता है। देखिए, शुक्र बुध आसपास रहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये मान के चलिए कि सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं सूर्य बुध और शुक्र। सूर्य से बुध या तो सूर्य के साथ, किसी भी कुंडली को उठा के देख लीजिए, या तो सूर्य के साथ मिलेंगे या एक घर इधर एक घर इधर। शुक्र या तो सूर्य के साथ मिलेंगे या मैक्सिमम 2 घर आगे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 घर पीछे जा सकते हैं। इसी कारण से शुक्र बुध कई बार आसपास होते हैं, उनकी युति भी होती है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो साथ में रहते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण योग का बनना, वो भी अच्छी राशि में बनना, सौम्य राशि में बनना और आपके लग्न भाव में बनना काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र लाभेश हैं और शुक्र चौथे घर के स्वामी हैं, और बुध जो है वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। अब चौथा भाव शुक्र प्रॉपर्टी, चौथे से 12वें और लग्न से 12वें के स्वामी बुध। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि शुक्र एसेट्स के भाव के स्वामी भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लक्ष्मी नारायण योग का लग्न में बनना, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के भी योग हैं, बुद्धिमता के भी योग हैं और क्रिएटिविटी के भी बहुत अच्छे योग हैं। और दोनों ही शुभ ग्रहों का साथ में सप्तम भाव को देखना, यानी कि मैरिज के योग भी यहाँ पे अच्छे बन जाते हैं। हाँ, सप्तमेश वक्री हैं तो थोड़े विलंब होंगे, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 9 दिन के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि बातचीत आगे बढ़ जाए, जो रुकी हुई बातचीत थी। और 2 शुभ ग्रहों का सप्तम भाव को देखना सडन प्रमोशंस के कारक भी बन जाते हैं। और 2 शुभ ग्रहों का लग्न में बैठना, यानी कि पूरे जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती है। 12वें घर के स्वामी चौथे घर के स्वामी के साथ लग्न भाव में, यानी कि जो लोग विदेश में हैं और इस टाइम में अपना, लेट्स से कि उनकी एलिजिबिलिटी पूरी है और वो पीआर आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत विशेष है। और क्योंकि दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और इवन बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए या इवन नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। बस ध्यान ये दीजिएगा, चौथे घर के स्वामी शुक्र और 12वें घर के स्वामी बुध साथ में है लग्न में, तो व्यक्ति ना बहुत फालतू के खर्चे करना शुरू कर देता है, स्पेशली अपने घर पे। ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये सजाने का सामान ले लिया, और फिर बाद में वो चीज़ें कभी कभी काम नहीं आती। तो अगर लिमिटेड इनकम है तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा ना, ये जो लक्ष्मी नारायण योग है बहुत शुभ है। लक्ष्मी नारायण योग शुभता भी बढ़ाता है, सकारात्मकता भी बढ़ाता है, क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है और धन संचय और धन कमाने के मौके भी देता है। तो ये योग 9 दिन का ही है भले, लेकिन आपके जीवन में बहुत शुभ रहेगा। और ये शुभता का प्रतीक भी होता है 2 शुभ ग्रह लग्न में होना, यानी कि कई अटके हुए कार्य भी यहाँ पर आपके अवश्य पूर्ण होंगे। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि होगा चंद्र ग्रहण। जैसे मैंने कहा था, एक ग्रहण दोष होता है और एक होता है सूर्य चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण लगेगा 7 सितंबर को, जब चंद्रमा कुंभ में होंगे। ये शायद साल का तीसरा ग्रहण है, दूसरा चंद्र ग्रहण है। 1 मार्च में जितना मुझे याद है लगा था। अब अष्टम में चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा नहीं होता, ऊपर से ग्रहण लग किस पे रहा है, आपके लग्नेश पे लग रहा है। तो यहाँ पे ना पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और गुरु विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं और चंद्रमा राहु के साथ हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक होता है जीवन में। तो विदेश संबंधित काम, लीगल काम, पुनः पैतृक संपत्ति के रुके काम,
और 2 नंबर का काम अगर आपका है तो इन सब में बहुत लाभ हो सकता है। कुछ अनकन्वेंशनल नॉर्मल से हटकर करना है, कुछ भीड़ से अलग बनकर खड़ा होना है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन लग्नेश का अष्टम में जाना और वहाँ पे ग्रहण दोष में सम्मिलित हो जाना, वो भी छठे घर के, अब यही गुरु जहाँ पे विदेश संबंधित और लीगल चीज़ों में सफलता दे रहे हैं, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठकर देख रहे हैं और 8वें घर को देख रहे हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन हुआ, 6, 8 और 12। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है व्यक्ति की सेहत के लिए। 7 सितंबर से करीबन 1 महीने का टाइम, यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। इंजरीज, हेल्थ इशू, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स सब हो सकते हैं। मानसिक प्रभाव से ये 1 महीना बहुत सेंसिटिव रहेगा और बहुत गलत और इम्पल्सिव निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने क्षमता पर, अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करना है। किसी की बातों में ना है, स्पेशली किसी नए व्यक्ति की बातों में ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई नया व्यक्ति बहुत प्रभावित आपको करने की कोशिश करेगा, आप प्रभावित हो भी जाएंगे और उस चक्कर में फंस भी जाएंगे। तो जहाँ कुछ और इस ग्रहण का कुछ अच्छा प्रभाव भी है, वहीं सेहत आदि के लिए, मानसिक सेहत के लिए, गलत जगह पे धन डालकर नुकसान करने के लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। मानसिक सेहत 7 सितंबर के बाद से बहुत प्रभावित रहने वाली है, क्योंकि सभी के लिए चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट होगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कर्क के लिए तो लग्नेश है, इसलिए इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ से जो एक योग बन रहा है, दूसरे अष्टम में बन रहा है, तो ये कुटुंब में भी एक दिक्कत लेके आ सकता है। हो सकता है आपके घर में भी कोई थोड़ा सा बीमार इस टाइम पे पड़ जाए। तो ये ग्रहण जो लग रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, कुछ भी इम्पल्सिव होकर इस कालखंड में ना करें। चलते हैं चौथे विशेष योग की तरफ, जो कि होगा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर, मंगल गुरु राहु त्रिकोण योग। मंगल गोचर करेंगे 13 सितंबर को और तुला में आकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर उन पर दृष्टि रहेगी गुरु की भी और राहु की भी, तो ये त्रिकोणीय योग एक बन गया मंगल, गुरु और राहु के बीच में। मंगल आपके लिए हमेशा मैं कहता हूँ योग कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, और 10वें घर के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, यहाँ पर आके राजयोग बना रहे हैं। मंगल चौथे घर में आकर प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाते हैं, क्योंकि गुरु से दृष्टि है जो 12वें घर से देख रहे हैं, पुनः प्रॉपर्टी बेचने का योग बन जाता है। और क्योंकि राहु की दृष्टि है, 12वें घर में बैठे गुरु की दृष्टि है, अगर आप लेट्स से कि विदेश में हैं और विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। मंगल यहाँ से अपनी राशि को देखेंगे जो कर्म भाव है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अलग अलग मौके प्राप्त होंगे, रास्ते दिखेंगे। और क्योंकि मंगल जो है वो आपके पंचमेश भी हैं, तो ये कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी भी बहुत दिखाता है, और क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं तो ये प्रोडक्टिविटी भी बहुत दिखाता है। गुरु और राहु एक्सपैंड करते हैं, तो जब वो मंगल को देख रहे हैं जो 10वें घर और पंचमेश के स्वामी हैं, तो आपके कर्मों में भी वृद्धि होगी, करियर में भी वृद्धि होगी, और आपके थॉट प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी के लिए, वाहन चेंज के लिए बहुत अच्छा है। अब ये है कि अष्टम और 12वें का फिर से एक मिलन हो रहा है, क्योंकि 12वें घर से अष्टम भाव से दो ग्रह देख रहे हैं, और छठे घर के स्वामी में है गुरु। पुनः क्या हुआ, 6, 8 और 12। मंगल चौथे घर में है, थोड़ा सा पुनः एक्सीडेंट्स आदि के योग बन जाते हैं। अभी हमने चर्चा करी थी चंद्र ग्रहण की, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथे घर में मंगल कभी कभी गुस्सा भी बहुत बढ़ाते हैं। एक ही दिक्कत है कि क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बल उनका समाप्त हो चुका है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी अथॉरिटी आपकी कम रहेगी, अदरवाइज ठीक है। गुरु राहु एक्सपैंड करते हैं और मंगल योग कारक ग्रह हैं। आप देखेंगे पूरे जीवन में, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कई नए नए प्रकार के अवसर आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। बस चौथे घर में है और मंगल है, मंगल दोष भी उत्पन्न होता है। 7वें घर को देखेंगे, घर में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश, और घर में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े, फैमिली लाइफ में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े, और फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी जो एंगर में कन्वर्ट होगी। अदरवाइज देखा जाए तो ठीक है। और क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पे राहु भी है, गुरु भी हैं,
हो सकता है अचानक से इस कालखंड में आपका मे बी विथ फैमिली भी किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए। चलते हैं 5वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र और केतु की युति। ये होगा 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 के बीच में। शुक्र का गोचर होगा 15 सितंबर को और शुक्र केतु युति होगी। क्योंकि इसके 2 दिन बाद ही सूर्य का गोचर हो जाएगा, तो सूर्य को हम यहाँ से कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं या इस युति के लिए हटा देते हैं। तो शुक्र और केतु की युति 15 सितंबर से 9 अक्टूबर। शुक्र और केतु की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। केतु भी शुक्र को गुरु ही मानते हैं, जैसे राहु मानते हैं, लेकिन केतु और शुक्र की प्रकृति और राहु और शुक्र की प्रकृति इसमें बहुत, बल्कि केतु और शुक्र की प्रकृति एक नहीं है, राहु और शुक्र की प्रकृति एक है, या मतलब कई जगह उनकी मिलती जुलती है। तो उनकी जोड़ी अगर राहु शुक्र साथ में होते हैं बहुत अच्छा, भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छी। केतु शुक्र की जोड़ी भौतिक जीवन में प्रॉब्लम लाती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाती है। अब ये युति साल में करीबन एक बार बनती है, तो कई चीज़ों पर प्रभाव आता है उसका। अब क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ और लव लाइफ के कारक है, तो अब सप्तम से अष्टम में ये शुक्र और केतु का जोड़ी हो गई, तो ये कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम लाएंगे, विचारधारा बदलेगी और पार्टनर के प्रति आकर्षण कम होगा मैरिड लाइफ में। और सेम गोज विथ लव लाइफ, यहाँ पे आकर्षण, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है ना, उसमें कमी आएगी और उसके कारण दिक्कत आ सकती है। शुक्र क्योंकि चौथे घर के स्वामी और चौथे घर में मंगल है, ये अंकित करता है कि घर में किसी को इंजरी आदि हो सकती है और घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े पैसों के मामले में बढ़ सकते हैं। क्योंकि शुक्र 11वें घर के स्वामी भी हैं और केतु के साथ बैठ गए, जो बिजनेस करते हैं उनकी पेमेंट्स यहाँ पे काफ़ी अटक सकती हैं, तो अपनी पेमेंट्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। शुक्र केतु दूसरे घर में कभी कभी वाणी में ईगो, कभी कभी वाणी में अनक्लैरिटी के साथ साथ फेक कमिटमेंट्स आ जाती है। अब यहाँ पे ना व्यक्ति ऐसी चीज़ कमिट करना शुरू कर देता है जो रियली में वो कर नहीं सकता, और उसके कारण अभी भले ही काम बन जाए, आगे चलकर टरेगा, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथे घर में मंगल है और चौथे घर के स्वामी केतु के साथ है। ये दिखाता है कि घर में और वाहन में अचानक से मरम्मत करानी पड़ सकती है, जिस पे खर्चा काफ़ी होगा। नेत्र विकार और दंत विकार यहाँ पे थोड़े से आपको तंग कर सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज भी थोड़े से सता सकते हैं। चलते हैं छठे योग की तरफ। छठा योग क्या है? सूर्य ग्रहण, साल का अंतिम ग्रहण 22 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। तो जब चंद्रमा सूर्य के साथ होंगे 22 तारीख को, उस दिन लगेगा साल का अंतिम ग्रहण, सूर्य ग्रहण। जैसा मैं कई बार बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि ग्रहण हर भाव में ही बुरा हो। तीसरे भाव के जो ग्रहण होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को एक किसी सिचुएशन से निकलने का मौका देते हैं। लेट्स से किसी आप सिचुएशन में थे, बस घूमे जा रहे थे गोल 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 गोल, ना निकल पा रहे थे ना पूरा कर पा रहे थे। यहाँ पे आपको जो भी आपके जीवन में इस टाइम पे सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी, प्रॉब्लम होगी, उससे निकलने का, उससे निकलकर कुछ अच्छा प्राप्त करने का अवसर यहाँ पर आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरे घर में जब ग्रहण लगता है तो व्यक्ति के अंदर चेंज लाने की कैपेसिटी रहती है, व्यक्ति के अंदर अपने आप को बदलने का क्षमता रहता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रहती है। बाय हुक या बाय क्रुक अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों से निकलने का उनको अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है जो वक्री है और वो सप्तमेश है, और सप्तम भाव पूर्णता लाता है। तो यहाँ पे ना आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई, जीवन में किस किस चीज़ पर मुझे ध्यान देना है और उस हिसाब से कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। एक अजब सा उत्साह और सेल्फ बिलीफ ये सूर्य ग्रहण आपको देके जाएगा, और यकीन मानिए आपके पूरे सोचने के तरीके में बदलाव होगा और आप काफ़ी एक्टिव भी यहाँ से रहेंगे। ध्यान क्या देना है कि तीसरे घर में है और वक्री शनि की दृष्टि है। भाई बहन के संबंध, भाई बहन से संबंध बिगड़ सकते हैं। शनि सूर्य का प्रभाव है, शनि अष्टमेश है, तो अचानक से पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं भाई भाई बहनों के बीच में। और यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, या कहिए
लैक ऑफ इट यानी कि मिसकम्युनिकेशन के कारण बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन सूर्य ग्रहण जो आपके लिए लग रहा है एटलीस्ट जीवन में बदलाव, उत्साह, चेंजेस, अपने आप को बदलने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने शारीरिक क्षमता को और बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं छठे योग की तरफ जो कि है 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 शुक्र का नीच का होना और शनि से समसप्तक योग। शुक्र 9 अक्टूबर को आ जाएंगे कन्या में, नीच के हो जाएंगे, और शनि से बनेगा समसप्तक योग। कुछ टाइम के लिए सूर्य से भी युति रहेगी 17 अक्टूबर तक। बाकी तो ये नीच का प्रभाव, देखिए मैं कभी भी नहीं कहता कि नीच का ग्रह बुरा होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि अभी हमने कहा शुक्र वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के कारक है। पहले वो केतु के साथ थे, अच्छा नहीं था, यहाँ पे भी नीच की अवस्था में आ गए और वक्री शनि से दृष्ट हैं। तो यहाँ पे पहले बुरी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ और मैरिड लाइफ अभी भी कोई बहुत सुधार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट इश्यूज। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो ट्रस्ट इश्यूज, आकर्षण की कमी, एक दूसरे में कमियां दिखना, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। लव लाइफ की बात करें, पुनः आकर्षण की कमी, किसी और की तरफ ध्यान भटकना, और ये लगना कि शायद मेरे पार्टनर, ये मेरा जो पार्टनर है या मेरी जो पार्टनर है वो मेरे लिए सही नहीं है। और क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव है और यहाँ पे नीच के शुक्र हो गए, यानी कि बहुत डल पीरियड और बहुत डिटैचमेंट वाला पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिएगा। लेकिन जब भी कोई ग्रह नीच का होता है ना, उसके अंदर ये बल आता है कि मैं कुछ बदल दूं। मैं इसमें हमेशा बृहस्पति के का एक एग्जांपल देता हूँ कि उच्च का बृहस्पति हमारी हमेशा अपनी ना मान मर्यादा, अपना स्टेटस देख के मैं ये नहीं करूँगा। नीच का बृहस्पति हो तो अधिकतम लोग आप देखिए ना, उच्च का बृहस्पति वो मे भी उतने सक्सेसफुल ना हो। जिसके बृहस्पति खराब होंगे उसके अंदर वो झिझक नहीं होगी। अब इसमें इसको एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक शास्त्रीय संगीतकार है, उसका बृहस्पति उच्च का है, तो हमेशा बोलेगा कि भैया मैं तो इससे हटके नहीं गाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि शास्त्रीय संगीत में धन नहीं है, बहुत नहीं, लेकिन उसमें उन्हीं के पास है जिनका नाम बन गया। पर अगर थोड़ा सा किसी के व्यक्ति के पास गाने की कला है और वो आज के टाइम में सोशल मीडिया और नए नए इक्विपमेंट्स का उपयोग करे, तो वो एटलीस्ट मॉनेटरी टर्म्स में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत में जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है या नाम नहीं है, पर उन्हीं का है जो थोड़े ऊपर आ गए। बाकी अदरवाइज कई ऐसे लोग हैं जो उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो ये फ़र्क होता है। जो नीच का ग्रह होता है ना, उसमें झिझक नहीं होती, उसमें ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। तो क्योंकि वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पे नीच के हो गए, तो यहाँ पे बाय हुक या बाय क्रुक कुछ भी अलग करके, कुछ भी ऐसा करके कि जिससे आपको रिजल्ट मिले, वो चीज़ें आप अवश्य करेंगे। चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें स्थान में प्रॉपर्टी बेचने का भी बहुत अच्छा योग बनाते हैं और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक यहाँ पर आप अपने चले जाएंगे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी है और वो बल, पराक्रम और क्षमता भी आपके अंदर रहेगी कि हाँ मुझे कुछ बदलाव करना है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव है, दोनों का ही आपको ध्यान देना है। चलते हैं 8वें योग की तरफ जो कि है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर सूर्य का नीच का होना। सूर्य 17 अक्टूबर को आपके चौथे घर में आके नीच के हो जाएंगे और 16 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे और उन पर राहु का दृष्टि संबंध भी होगा। गुरु की दृष्टि भी है पर केवल एक दिन की है, क्योंकि 18 अक्टूबर को गुरु राशि बदल लेंगे। पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। देखिए सूर्य दूसरे घर के स्वामी है, नीच के अवश्य हो रहे, लेकिन दूसरे घर का स्वामी का चौथे घर में आना, यानी कि पैसा घर में आता है, कुटुंब में आता है। यहाँ पे मंगल के साथ हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं। तो ये प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अटक रहे थे। लेट्स से कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, बेचना चाहते थे, सब में अच्छा है। और अगर आप अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट आदि है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा योग बन जाता है। लेकिन चौथे घर में सूर्य का आना और नीच का हो जाना और राहु की दृष्टि और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मंगल और बुध की होती, ये सब चीज़ें मनः स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती। इमोशंस का भाव है, इमोशनली ये टाइम बहुत वल्नरेबल रहेगा। घर में बहुत चीज़ों को लेकर ना कन्फ्यूजन हो जाएगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अलग अलग लोगों में वाद विवाद। अगर लेट्स से कि थोड़ी बड़ी फैमिली है या 4-5 लोग भी हैं, तो ना किसी के बीच में मतभेद चल रहा है, किसी के बीच में मतभेद चल रहा है, किसी की किसी से बहस हो रही है, और उसका एक जो संयुक्त प्रभाव रहेगा वो यही रहेगा कि घर में बहुत अजीब सा माहौल रहेगा।
सूर्य मंगल चौथे घर में है, ये जिनको, और चौथे 8वें घर से राहु की दृष्टि भी है, जिनको कार्डियक आदि की प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केयरफुल रहें। इतने सारे ग्रह 10वें घर को देखते हैं, जिसमें 10वें घर का स्वामी भी है, सूर्य भी है जो धन स्थान के स्वामी भी है, और बुध भी है जो 12वें घर के स्वामी है। तो ये जॉब चेंज का योग भी बनाता है। और क्योंकि 10वें से सप्तम में इतने ग्रह हैं, भले ही दोनों ही ग्रहों का दिग्बल समाप्त है, लेकिन थोड़ी बहुत कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो योग है, और राहु की अगर बात करते कि राहु का प्रभाव सूर्य पर कोई बहुत अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे बॉसेस से प्रॉब्लम्स रहेंगी, बॉसेस से कन्फ्यूजन रहेंगे। लेकिन क्योंकि राहु चौथे घर को देख रहे हैं जहाँ पे सूर्य है, और सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, तो विदेश से पैसा आने का योग और गुप्त धन कमाने का योग बहुत बन जाता है। तो ये जो सूर्य का नीच का होना, ये मिश्रित सा प्रभाव दे रहा है अपनी सेहत, जो मैंने कहा था उस पर, कार्डियक प्रॉब्लम पर, और अपने पिताजी की सेहत का भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं 9वें योग की तरफ, जो कि है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु का आपके लग्न भाव में ही आ जाना और उच्च का हो जाना। वैसे तो गुरु यहाँ पे 5 दिसंबर तक है, लेकिन 11 नवंबर को वक्री भी हो जाएंगे, उस पर मैं आऊँगा। यहाँ पे ये देखने की आवश्यकता है, पहली तो कन्फ्यूजन दूर करूँ। कई ज्योतिषी, अब मैं नहीं कह रहा वो क्या बोलना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसा बोले जा रहे हैं, ऑनलाइन मैंने देखा कि गुरु अगले 7 साल के लिए अतिचारी हैं। नहीं, 7 साल के लिए कोई ग्रह अतिचारी नहीं हो सकता। ग्रह कुछ टाइम के लिए अतिचारी होता है, कुछ टाइम के लिए वक्री होता है। जैसे अभी शनि वक्री हैं 27-28 नवंबर तक, वैसे ही शनि कुछ टाइम के लिए अतिचारी भी होते हैं। और गुरु भी हर साल अतिचारी होते हैं, ऐसा नहीं है। वो सूर्य से डिग्री पर है। कोई ग्रह सूर्य के जब बहुत पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और फिर वो वक्री होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसको नहीं पता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू या टॉपिक है, पर सरल भाषा में यही है। तो गुरु हर साल अतिचारी होते हैं। इस साल बस ये हो रहा है, आने वाले कुछ सालों के लिए ये होगा कि वो कुछ टाइम के लिए अगली राशि में चले जाएंगे, क्योंकि वो आगे अतिचारी अवस्था में जा रहे हैं। एक राशि में 30 डिग्री ही होती है, ठीक है, 0 से 30। तो अगर वो 30 डिग्री कवर कर लेगा तो कुछ टाइम के लिए आगे जाएगा। और अगर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो गुरु कर्क राशि में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं, मेरे ख्याल से 0 डिग्री पे ही ऑलमोस्ट रहेंगे, और कुछ टाइम बाद उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत आगे बढ़ गए, कुछ टाइम के लिए आए। हाँ, इसकी विशेषता है क्योंकि एक ग्रह अपने नॉर्मल अवस्था से हटकर आगे आया है, तो कुछ ना कुछ तो अलग देने के लिए आएगा। तो लग्न में उच्च के गुरु हो गए, जो आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य के कारक भी हैं। तो एटलीस्ट 11 नवंबर तक, ठीक है, 5 दिसंबर तक का गोचर है, लेकिन 18 अक्टूबर से 11 नवंबर ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम होगा आपके लिए। यहाँ पे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने के लिए, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। सप्तम को देख रहे हैं तो विवाह के योग बनते हैं, और वैवाहिक जीवन को ठीक करने का योग बनता है। सप्तम से 12वें के स्वामी है, जो वैवाहिक जीवन में तंग आ गए थे और उनके डाइवोर्स बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत अच्छी अवस्था यहाँ पे बन जाती है। और अचानक से आप देखेंगे आपको फेम, पहचान, नाम, शोहरत सब मिल सकता है। भले ही ये 18 अक्टूबर से 11 नवंबर का, लेकिन ये जितने भी 20-21 दिन हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। इनका बहुत लाभ उठाइएगा। गुरु का लग्न में आना ही बहुत, गुरु वैसे ही लग्न में 12 साल बाद आते हैं, और आपके तो लग्न में आके उच्च के हो रहे हैं, जो इनको 2026 में होना था, जून जुलाई के आसपास। लेकिन यहाँ पे करीबन 22-23 दिन के लिए आपको, वैसे तो 2 महीने के ही करीब उच्च के रहेंगे, पर वक्री हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे बहुत सकारात्मकता, अचानक से लाभ, भाग्य का साथ मिलना, जीवन में नई आप देखेंगे ये 23-24 दिन ना आपके लिए कई ऐसे आपके कार्य पूर्ण कर देंगे। अगर आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी वो हो सकती है, जैसे मैंने कहा विवाह का योग बनता है, रिकॉग्निशन मिलेगा, नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, लीगल प्रॉब्लम से निकलने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का, धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर मिलेगा। तो बहुत शुभ है कि गुरु का आपके लग्न में आना अत्यंत लाभकारी आपको रिजल्ट देकर जाएगा। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है मंगल और बुध की युति, लेकिन बुध वक्री, यानी कि बुध वक्री मंगल की युति और उच्च के गुरु की दृष्टि। और
ये जो गुरु हैं, क्योंकि हम 10 नवंबर की बात करें, ये गुरु खुद भी वक्री ही हो जाएंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं, और उनका मंगल से युति में आना ये थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि ये 10वें से अष्टम में युति हुई। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, कार्य क्षेत्र में आपसे गलतियाँ बहुत होंगी, और हो सकता है परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अगर कंपनी में हालात भी खराब चल रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। लव लाइफ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। ये बुध 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे, लेकिन महीने के अंत में पतित भी हो जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे, तुला में भी आ जाएंगे। तो वल्नरेबल स्थिति है, और बुध बुद्धि के कारक है, और ये पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है। तो कन्फ्यूजन, एग्रेशन, ये सब चलता रहेगा। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं। और पंचम में मंगल और वक्री बुध गर्भ धारण के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी है ही। और जो महिलाएं गर्भवती हो गई हैं, उनको, जिन्होंने कंसीव कर लिया है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर लेनी है, बिल्कुल सावधानी यहाँ पर बरतनी है। डरने की बात नहीं है, सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि बुध 12वें और तीसरे घर के स्वामी है और मंगल 10वें घर के स्वामी है। ये कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज का भी विदेश में योग बनाता है, क्योंकि 10वें से अष्टम में मंगल अपनी ही राशि के हैं। तो जहाँ इसका कुछ अच्छा प्रभाव हो रहा है, वहीं पे इसका कुछ बुरा भी प्रभाव हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन क्योंकि बुध कारक है और पंचम में ही बैठ गए, स्टूडेंट्स का मन नहीं लगेगा कहीं पे। गुरु की भी दृष्टि है, जो खुद वक्री होने वाले हैं, और वो क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, ये भी कहीं ना कहीं अंकित कर रहा है कि ये पीरियड शायद उतना बुरा रहे ना एक्चुअल में, पर मेंटली ये बहुत टायरिंग, बहुत कंफ्यूजन, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम रहने वाला है। ये 20 दिन आप देखेंगे, बहुत कंफ्यूजन रहेगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी। और जैसा मैंने कहा, लव लाइफ में तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। चलते हैं 11 नवंबर की तरफ, और ये है आपकी 11वीं प्रेडिक्शन, गुरु का मार्गी वक्री हो जाना। गुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। यहाँ से बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये गुरु वैसे ही नॉर्मल स्थिति से हटे हुए हैं, ये वक्री हो गए और अभी गिर भी जाएंगे। अगली प्रेडिक्शन उसी की है कि वो वापस मिथुन में आ जाएंगे। लेकिन एक ग्रह जो कुछ टाइम के लिए आकर आपको आशीर्वाद देकर गया, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, उनका वक्री होना अचानक से उथल पुथल मचा सकता है। तो मैंने कहा ना, वो टाइम तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन 11 नवंबर के बाद से कई चीज़ें बिगड़ सकती है। वो रोग भाव के स्वामी हैं, अचानक से हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पे कोई भी ऋण वगैरह फालतू का मत लीजिएगा देखा देखी में, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके। और क्योंकि गुरु लग्न में वक्री हुए हैं और वो आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य का साथ तो कब मिलेगा ही, आप कुछ एकदम ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपके प्रकृति के विरुद्ध हैं, जिससे आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो 11 नवंबर से एक बहुत अजीब सी सिचुएशन स्टार्ट होगी। शनि भी नवंबर के अंत तक वक्री ही हैं, तो धर्म त्रिकोण में 2 ग्रह वक्री, यानी कि मंदता भी आएगी। और जैसा मैंने कहा, अभी ये वैसे ही अपनी नॉर्मल स्थिति से हटे हुए हैं, विकृत भी हैं और वक्री भी हो गए, यानी कि ये टाइम बहुत केयरफुल रहना है। मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटस, इवन लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पे आ सकती हैं, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है गुरु की घर वापसी। 5 दिसंबर को गुरु वापस पतित होकर अपनी ही उस राशि में आ जाएंगे जहाँ पे वो नेचुरली या नॉर्मली उनको होना चाहिए। अब ये ठीक है, यहाँ पे बहुत अजीब सी स्थिति रहेगी। गुरु वापस आ गए तो ये फिर भी बहुत अच्छा है। वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वक्री हैं, वक्री रहेंगे फरवरी तक आई थिंक। तो ये एक प्रकार से आपके लिए ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। जो एक उथल पुथल मची थी 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में, वो कम होगी। हाँ, अभी भी वक्री हैं और अभी अभी वापस आए हैं, तो एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक कुछ रिस्क मत लीजिएगा, कुछ अलग मत कीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, सेहत पर ध्यान दीजिएगा, किसी से भिड़िएगा मत, किसी की बातों पर बहुत महत्व मत दीजिएगा, और अपने इमोशनल सेहत को ठीक रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो अवश्य यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी, जो ये 11 नवंबर के बाद उथल पुथल मचेगी ना, यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होना अवश्य आपके लिए शुरू हो जाएगी। चलते हैं 13वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है 7 दिसंबर से गुरु मंगल समसप्तक योग। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 7 दिसंबर को, और साल के अंत तक यहीं पर रहेंगे, जनवरी के मध्य तक यहीं पर रहेंगे। तो पहला तो गुरु भी वापस आ चुके हैं,
और मंगल आपके योग कारक है। मंगल छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि गुरु भाग्येश हैं, मंगल योग कारक हैं, गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो साल का अंत कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर जाएगा। ऐसी कोई दुविधा, वो लीगल हो, करियर की हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हो, विदेश संबंधित हो, ये जो समसप्तक योग बन रहा है योग कारक और भाग्येश के बीच में, ये बहुत शुभ है। स्पेशली क्योंकि छठा 12वां इन्वॉल्व है तो लीगल केसेस, 12वां इन्वॉल्व है तो विदेश, और इवन सेहत से संबंधित अगर कुछ दिक्कत आ रही थी, कोई डिजीज डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, इलाज नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी अच्छा रिजल्ट है। और छठे घर में तो मंगल आके और भी बली हो जाते हैं, परम बली हो जाते हैं, तो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। कंपटीशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अपने क्षमताओं को जाहिर करने के लिए, अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए योग बहुत अच्छा है। यहाँ पे पराक्रम और भाग्य समसप्तक में आ गए, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के मौके हैं। जैसे मैंने कहा, करियर हो, कंपटीशन हो, स्टूडेंट्स हो, इवन बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा। और ये जो योग बन रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी दुविधा आपकी सॉल्व करके जाने वाला है। चलते हैं 14वें योग की तरफ, आखिरी योग, वो है सूर्य मंगल और शुक्र की युति और समसप्तक वक्री गुरु का प्रभाव। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ठीक है, शुक्र जो आपके हैं वो छठे घर में अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन मंगल सूर्य की युति, विपरीत राजयोग बनाते गुरु, और देखे तो शनि की दृष्टि भी है, और ये सारे ग्रह छठे भाव पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। छठा भाव बल है, छठा भाव डिटर्मिनेशन है, और छठा भाव वो भाव है जो स्वयं के पुरुषार्थ से राजयोग देता है। मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वो भाव है जो स्वयं के पुरुषार्थ से राजयोग देता है, क्योंकि ये भाग्य का कर्म स्थान है, कर्म का भाग्य स्थान है। जैसे मैंने अभी गुरु की चर्चा करी कि साल के अंत में कोई बहुत बड़ी दुविधा दूर होगी, वैसे ही साल के अंत में जीवन में कुछ बहुत बड़ा पड़ाव, बहुत बड़ा मुकाम, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। कंपटीशन के लिए तो बहुत अच्छा ही, और ये कार्य क्षेत्र का एक भाव है 2, 6, 10, तो कार्य क्षेत्र में कुछ प्रूव कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में अपने आप को साबित कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के, प्रमोशन के भी सडन योग यहाँ पर आपके बन जाते हैं। दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे, और ये वो टाइम रहेगा जहाँ पर आपको अपनी गलतियाँ समझ आएंगी, और अपनी गलतियों को सुधारने का भी आपको साल के अंत में मौका मिलेगा। तो अंत में आते आते ये जो योग बन रहा है, ये आप पर बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। तो इस प्रकार के 14 योग बन रहे हैं जिनका आप लाभ उठाइएगा, या जो नेगेटिव है उनसे बच के रहिएगा। अब थोड़ा उपाय की चर्चा कर लेते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक एक बारी करने हैं। पहला उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी अगर सोमवार को कर सके तो बहुत अच्छा है। एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, शहद और गुलाब जल, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। 11 बेलपत्र अर्पण करें, गुलाब के पुष्प की माला और कुछ सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। पंचमेवे और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं, और हो सके तो लड्डुओं का भी भोग लगाएं महादेव को। फिर वहाँ बैठकर 4 सरसों के 4 घी के दिए अर्पण करें, और महादेव का जो रुद्र गायत्री मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसका 108 बार जाप करें। अगला उपाय किसी एक पूर्णिमा को करना है। आपको किसी भी देवी मंदिर में जाकर एक नारियल और एक चुनरी का दान करना है। और तीसरा उपाय है, आपको किसी भी मंदिर में, वो पूर्णिमा का उपाय किसी भी एक पूर्णिमा को करना है। जो तीसरा उपाय है, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में दूध, दही और चावल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।